हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स सक्सेस। मैं हूं वेदांशी मित्तल और मैं इस चैनल पर एक सीरीज पढ़ा रही हूं जिसमें मैं यूजीसी नेट कॉमर्स का टैक्सेशन सब्जेक्ट पढ़ा रही हूं। मैंने पहली वीडियो में बेसिक्स पढ़ाए थे। अब मैं आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ रेजिडेंशियल स्टेटस और इंसिडेंस ऑफ टैक्स। एंड नोट इट, ये पूरे के पूरे यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आ गया तो मान लो तुमने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, बिकॉज आपको ये टिप्स पे हो गया तो आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और साथ के साथ नोट करते चलना। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज जानेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस होता क्या है और रेजिडेंशियल स्टेटस मैटर क्यों करता है। उसके बाद हम जानेंगे बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे आरओआर, आरएनओआर और नॉन रेजिडेंट्स और बाकी अदर एसएससीज के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में। इंसिडेंस ऑफ टैक्स में हम ये पढ़ेंगे कि कौन से रेजिडेंट के लिए कौन सी तरह की इनकम टैक्सेबल होती है और नहीं होती है। हम उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी पढ़ेंगे इस वीडियो में। फिर हम देखेंगे एग्जेम्प्ट इनकम और सेक्शन 10 का ओवरव्यू और लास्ट में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में। ठीक है, एंड टुवर्ड्स द एंड हम कुछ पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाई रेजिडेंशियल स्टेटस मैटर्स। रेजिडेंशियल स्टेटस मैटर क्यों करता है। इस स्लाइड का की लाइन है रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइंस द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। क्या मतलब कि रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करता है कि आपका कौन कौन सा इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा। आपका कौन कौन सा इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा ये डिसाइड करता है रेजिडेंशियल स्टेटस। इसलिए रेजिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सेकेंड इज रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, थर्ड इज नॉन रेजिडेंट। अब अगर इनको मैं अंदर से समझाऊं तो आरओआर क्या होता है। आरओआर वो इंसान होता है जिसका ग्लोबल इनकम लाइक एनी इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। आरओआर इज दैट रेजिडेंट जिसका इनकम, कोई भी इनकम, चाहे वो इंडिया का इनकम हो या कोई फर्म जो इंडिया के बाहर है पर ऑपरेट इंडिया से हो रहा है उसका इनकम, या फिर कंप्लीटली फॉरेन इनकम, सारे के सारे इनकम्स इंडिया में टैक्सेबल होंगे। किसके लिए? आरओआर के लिए। अब अगर मैं आरएनओआर की बात करूं तो उसका इंडिया का इनकम तो इंडिया में टैक्सेबल होगा ही, बट उसका फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। तो आरएनओआर के केस में क्या होता है कि इंडिया का तो इनकम टैक्सेबल होगा ही होगा, या फिर कोई इनकम जो किसी ऐसे फर्म से एक्रू हो रहा है जो इंडिया के बाहर है पर उसका मैनेजमेंट इंडिया से होता है, तो वो वाला इनकम भी टैक्सेबल होता है आरएनओआर के अंडर। ठीक है, बट अगर मैं नॉन रेजिडेंट की बात करूं तो नॉन रेजिडेंट के केस में सिर्फ और सिर्फ इंडिया का इनकम टैक्सेबल होगा इंडिया में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आरओआर में ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगा, आरएनओआर में ऐसा इनकम जो इंडिया में अर्न हो रहा है या फिर ऐसा इनकम जो इंडिया के बाहर अर्न हो रहा है पर उस कंपनी का मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है। ओके, तो वो आरएनओआर है। एनआर में सिर्फ और सिर्फ इंडिया का इनकम टैक्सेबल होगा। तो ये चीज डिटरमाइन करने में मदद करता है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पीओवी से इस स्लाइड को समझाने से पहले, जो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस होता है और जो सिटीजनशिप होती है वो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। बहुत लोग दोनों को सेम समझ लेते हैं, बट नहीं, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। रेजिडेंशियल स्टेटस आपका हर प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज यू हैव लिव्ड इन द प्रीवियस ईयर। ओके, ये भी हम समझेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इंसान का रेजिडेंशियल स्टेटस, बट रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल कैलकुलेट किया जा सकता है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि एक फॉरेन सिटीजन भी रेजिडेंट हो सकता है और हो सकता है एक इंडियन सिटीजन आपका रेजिडेंट ना हो। इसीलिए रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। नाउ लेट मी स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर स्लाइड। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि एक इंडिविजुअल का सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अंडर रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। किसका? एक इंडिविजुअल का, राइट। अभी हम आगे और भी एसएससीज का पढ़ेंगे, एचयूएफ का, फर्म का, कंपनी का, बट इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ इंडिविजुअल की। इन विच सेक्शन? अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। तो एक इंडिविजुअल रेजिडेंट है, ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ बेसिक कंडीशंस। अगर वो इनमें से कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एक इंसान इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एक रेजिडेंट है। ओके, क्या है ये बेसिक कंडीशंस?
पहली बेसिक कंडीशन है 182 डेज रूल, इसको हम प्राइमरी कंडीशन भी बोलते हैं। बेसिकली इसका सिंपल सा मीनिंग है, जब एक इंसान प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो तो वो आपका रेजिडेंट हो जाएगा। वेरी सिंपल कंडीशन, राइट। 182 डेज रूल, 182 दिन या उससे ज्यादा अगर वो प्रीवियस ईयर के अंडर इंडिया में रहा है तो वो आपका रेजिडेंट है। अब अगर मैं बात करूं बेसिक कंडीशन 2 की, तो ये होती है 60 डेज प्लस 365 डेज रूल। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन के दो पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना होता है एक इंसान को। पहला, उसको प्रीवियस ईयर में 60 या 60 से ज्यादा दिन इंडिया में रहना होता है, और दूसरा एग्जैक्टली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के एग्जैक्टली प्रीसीडिंग 4 साल में उसको टोटल 365 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहना होता है। पहला 60 डेज प्रीवियस ईयर में, और दूसरा प्रीवियस ईयर के पहले प्रीसीडिंग 4 साल में वो टोटल 365 दिन रहा हो, तो वो आपका रेजिडेंट होता है। तो ये आपके दोनों बेसिक कंडीशंस हो गए, पहला 182 डेज रूल, दूसरा 60 डेज प्लस 365 डेज रूल। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो अगर आपके इंडिविजुअल इनमें से दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आपका रेजिडेंट है, और अगर वो नहीं कर रहा है तो सिंपल सी बात है, वो आपका नॉन रेजिडेंट है। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, बेसिक कंडीशन 2 का एनआरआईज के लिए एक रिलैक्सेशन है, वो 60 डेज रूल को 182 डेज रूल में रिलैक्स कर देता है। बेसिकली जो एनआरआई अब्रॉड जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट या क्रू के लिए, तो उनका 60 डेज रूल को रिलैक्स करके 182 डेज रूल कर दिया जाता है। तो ये रिलैक्सेशन है, एक्सेप्शन है बेसिकली सिर्फ एनआरआईज के लिए बेसिक कंडीशन 2 के अंडर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। हमको समझ आ गया कि रेजिडेंट कौन है और नॉन रेजिडेंट कौन है। अब हम समझते हैं कि हम आरओआर और आरएनओआर कौन है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं। आरओआर और आरएनओआर को डिटरमाइन किया जाता है एडिशनल कंडीशन के सैटिस्फैक्शन के बेसिस पर। क्या होती है ये एडिशनल कंडीशंस, आइए देखते हैं। पहली एडिशनल कंडीशन होती है कि पिछले 10 साल में से कम 2 साल आप इंडिया में रहे हो। सिंपल सी कंडीशन है, प्रीवियस 10 ईयर्स में से आप कम से कम 2 साल इंडिया में रहे हो। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन होती है ये। दूसरी होती है पिछले 7 सालों में से आप टोटल 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हो। तो सिंपल सी कंडीशन है दोनों, पिछले 10 साल में से आप 2 साल टोटल इंडिया में रहे हो, या फिर पिछले 7 सालों में से आप टोटल 730 दिन इंडिया में रहे हो। ठीक है, ये होती है आपकी एडिशनल कंडीशंस। अब इनसे कैसे डिटरमाइन होता है कि कौन आरओआर है या कौन आरएनओआर है। आरओआर में सबसे पहले तो बेसिक कंडीशन मिलनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो आप रेजिडेंट हो गए हैं। अब अगर आपकी दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं तो आप हैं रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बट अगर आपकी एक भी एडिशनल कंडीशन या दोनों ही एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं तो आप हैं रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर आपकी बेसिक कंडीशन ही मेट नहीं हो रही है तो फिर तो आप नॉन रेजिडेंट हैं। आई होप समझ आ गया होगा। आरओआर में बेसिक कंडीशन प्लस दोनों एडिशनल कंडीशन, आरएनओआर में बेसिक कंडीशन प्लस कोई भी एक एडिशनल कंडीशन या कोई भी एडिशनल कंडीशन नहीं। नॉन रेजिडेंट में आपकी बेसिक कंडीशन ही मीट नहीं होती है। तो ये सिंपल से डिटर्मिनेशन होता है एक इंडिविजुअल का पता लगाने का कि वो क्या है, वो आरओआर है, आरएनओआर है या नॉन रेजिडेंट है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, आरएनओआर एक ट्रांजिशनल स्टेटस होता है। यूजुअली जो लोग इंडिया में बहुत टाइम बाद आ रहे हैं या फिर वो लोग जो इंडिया छोड़कर जा रहे हैं, यूजुअली आरएनओआर ट्रांजिशनल स्टेटस होता है उन लोगों के लिए। जनरल कंडीशंस में एक इंडिविजुअल ज्यादातर आरओआर ही होता है। तो नाउ आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखेंगे कि बाकी के एसएससीज का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होता है। सबसे पहले आता है आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। तो एचयूएफ आपका रेजिडेंट होता है अगर उसका कंट्रोलर मैनेजमेंट होली या पार्टली इंडिया में है। अगर नहीं है तो वो आपका नॉन रेजिडेंट है। ओके, एचयूएफ का ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना कौन डिसाइड करता है? कर्ता डिसाइड करता है। अगर कर्ता एडिशनल कंडीशन 1 और 2 दोनों सेटिस्फाई कर देता है तो वो आपका आरओआर हो जाता है, और अगर नहीं करता है तो आपका एचयूएफ आरएनओआर होता है। ओके, नेक्स्ट इज फर्म या एओपी। ये डिटरमाइन होता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 के अंडर। ये भी एचयूएफ की तरह ही है। अगर इसके अफेयर्स होली और पार्टली इंडिया में है, कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट होली और पार्टली इंडिया में है, तो आपका फर्म और एओपी रेजिडेंट होता है, और अगर नहीं है इंडिया में तो वो आपका नॉन रेजिडेंट होता है। ठीक है,
फर्म और एओपी के केस में आरओआर और आरएनओआर का कंसेप्ट होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसमें सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट इज कंपनी अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। इसका बेसिक सा रूल है, इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट होती है। इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट होती है रिगार्डलेस ऑफ वो कहाँ से मैनेज हो रही है, चाहे इंडिया से मैनेज हो रही है चाहे बाहर से मैनेज हो रही है। अगर कंपनी इंडियन है तो वो हमेशा रेजिडेंट होगी। अब अगर मैं फॉरेन कंपनी की बात करूं तो उसका रेजिडेंट होना या ना होना उसके प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। क्या होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वो जगह होती है जहां कंपनी के इफेक्टिव मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजंस लिए जाते हैं। इफेक्टिव कमर्शियल और मैनेजमेंट डिसीजंस जहां लिए जाते हैं, जिस जगह पर लिए जाते हैं कंपनी के, उसको हम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया पीओईएम क्या होता है? तो फॉरेन कंपनी का रेजिडेंट होना ना होना किस पर डिपेंड करता है? आपके प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। जो आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ है फाइनेंस एक्ट 2016 से। आई होप ये स्लाइड आपको समझ आ गई होगी। एचयूएफ फर्म कंपनी का रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होना कैसे डिसाइड होता है, और करता आपका एचयूएफ के केस में डिसाइड करता है उसका आरओआर होना या आरएनओआर होना। आई होप अंडरस्टूड हो गया है सबको ये। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ये टॉपिक इस पूरे चैप्टर की नींव है और जान है लिटरली है, और इसमें से एमसीक्यू जरूर उठ के आता है। और अगर डायरेक्ट एमसीक्यू ना भी आए तो अगर आपको इस टॉपिक की, इस पर्टिकुलर पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग है तो आप काफी सारे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। ठीक है, तो इस पूरे टेबल को मेमोराइज करना बहुत जरूरी है, साथ के साथ नोट करना और ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। तो सबसे पहली टाइप ऑफ इनकम है आपकी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। तो कोई भी इनकम अगर इंडिया में रिसीव हो रही है, किसी भी तरह की इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है, इनकम हमने पढ़ी थी फर्स्ट वीडियो में, याद होगा सबको, जिसका हमने पढ़ा था कि उसकी इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है। तो कोई भी इनकम अगर इंडिया में रिसीव हो रही है तो वो आप चाहे किसी भी तरह के रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, वो आपके लिए टैक्सेबल होगी। अगर इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है तो वो टैक्सेबल होगी, चाहे आप इन तीनों में से कोई भी हो। दूसरी होती है इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया। तो अगर इनकम अक्रू या अराइज हो रही है इंडिया में तो भी वो तीनों तरह के लिए टैक्सेबल होगी, चाहे आप आरओआर हो चाहे आप आरएनओआर हो या फिर आप नॉन रेजिडेंट ही क्यों ना हो, आपके लिए ये वाली इनकम भी टैक्सेबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। मतलब कि जो बिजनेस या प्रोफेशन है वो है तो इंडिया के बाहर, ठीक है, बट उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से होता है। तो ये किसके लिए टैक्सेबल होगी? ये आपकी आरओआर और आरएनओआर के लिए टैक्सेबल होगी, आपके नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। आई होप समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इनकम, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट्स रेमिटेड टू इंडिया। ये आपकी किसी भी तरह के रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, नॉन रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ इनकम इज इनकम अक्रूइंग और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया नॉट फ्रॉम इंडिया कंट्रोल्ड बिजनेसेस। क्या मतलब है इसका? ऐसी इनकम जो इंडिया के बाहर अक्रू हो रही है और उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट भी इंडिया से नहीं है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका आरओआर और आरएनओआर में डिफरेंस बताता है। हमने आरओआर में स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि आरओआर में ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, आरएनओआर में पर्टिकुलरली बस फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। तो ये पॉइंट उसी वाले चीज का डिस्टिंक्शन बता रहा है। फॉरेन इनकम है ये, तो आरओआर की तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, तो आरओआर के लिए टैक्सेबल होगा, वेयर एज आरएनओआर में फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। दिस इज अ फॉरेन इनकम, तो नॉट टैक्सेबल फॉर आरएनओआर। आई होप आपको ये टेबल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। दोबारा देखो इस वाले पार्ट को, पर्टिकुलर इस पार्ट को, इसको नोट करो, इसको याद करो, इससे एमसीक्यू जरूर आते हैं। याद रखना है इस टेबल को। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक बार में आपको एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे सिचुएशंस में आपका कौन से वाले रेजिडेंट के लिए कौन सा इनकम टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पे मैंने दो सिनेरियोज लिए हैं, जिसमें सिनेरियो 1 में मिस्टर अर्जुन रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और मिसेस प्रिया नॉन रेजिडेंट है। सबसे पहले फर्स्ट सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट सिनेरियो के इनकम्स में जंप करने से पहले ये याद कर लेते हैं कि आरएनओआर का रूल क्या था। आरएनओआर का रूल ये था कि इंडिया में अर्न की हुई इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है आरएनओआर के लिए, और दूसरी कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है आरएनओआर के लिए? वो इनकम
जो कोई बिजनेस बाहर सिचुएटेड है बट इंडिया से कंट्रोल और मैनेज हो रहा है, उससे अर्न हुई हुई इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होती है। ठीक है, ये दो इनकम्स RNOR के लिए टैक्सेबल होती है। जो कंप्लीटली फॉरेन इनकम होती है वो RNOR के लिए टैक्सेबल नहीं होती है। फॉरेन इनकम सिर्फ और सिर्फ आपकी ROR के लिए टैक्सेबल होती है। याद है, ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल फॉर ROR, इसमें फॉरेन इनकम नहीं आती है। तो सिनेरियो 1 में हमें पता है मिस्टर अर्जुन क्या है, RNOR। अब ये रूल्स याद रखते हुए आप क्वेश्चंस को पढ़ना। सबसे पहली इनकम दे रखी है हमें, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया ₹8 लाख। वेरी सिंपल, सैलरी इंडिया में रिसीव हो रही है, ये तो सारे कंडीशंस के लिए टैक्सेबल होता है, ROR हो चाहे RNOR हो, चाहे आपका नॉन रेजिडेंट ही क्यों ना हो। तो मिस्टर अर्जुन के लिए ये इनकम टैक्सेबल है, बिल्कुल सही। फिर आती है रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूके ₹3 लाख। कहां से आ रही है ये प्रॉपर्टी की रेंट? यूके से। यूके में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है और रेंट भी कहां से आ रहा है? यूके में जनरेट हो रहा है रेंट। तो इंडिया में क्या ये इनकम टैक्सेबल होगी RNOR के लिए? नहीं होगी। ठीक है, फिर है हमारी थर्ड इनकम, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया ₹5 लाख। तो जो बिजनेस है वो इंडिया में है और प्रॉफिट कहाँ जनरेट हो रहा है? इंडिया में ही हो रहा है। बिजनेस भी इंडिया में है, प्रॉफिट भी इंडिया में जनरेट हो रहा है, सिंपली टैक्सेबल है। ये किस किस के लिए टैक्सेबल होगी? ये भी सबके लिए टैक्सेबल होगी, क्योंकि इंडिया का बिजनेस है और इनकम भी इंडिया में ही जनरेट हो रही है। तो चाहे आप ROR हो, चाहे आप RNOR हो, या चाहे आप नॉन रेजिडेंट ही क्यों ना हो, ये इनकम सबके लिए टैक्सेबल होगी। इस सिचुएशन में अर्जुन के लिए ये इनकम टैक्सेबल होगी। फिर है आपकी इनकम फ्रॉम यूके, बिजनेस मैनेज फ्रॉम यूके। मतलब यूके में एक बिजनेस है और उसका मैनेजमेंट भी कहाँ हो रहा है? यूके में ही हो रहा है। तो क्या ये इनकम एक RNOR के लिए टैक्सेबल होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये इंडिया से मैनेज नहीं हो रहा है। अगर इस सिचुएशन में ऐसा होता कि जो बिजनेस है वो है तो यूके में बट मैनेज हो रहा है इंडिया से, तो इस केस में RNOR के लिए टैक्सेबल हो जाती। बट ये मैनेज भी यूके से हो रहा है, तो ये कंप्लीटली फॉरेन इनकम है। कंप्लीट फॉरेन इनकम हमारी RNOR के लिए टैक्सेबल नहीं होती है। ओके, आई होप आपको सिनेरियो 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिनेरियो 2, व्हिच इज मिसेस प्रिया इज नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के केस में कौन सी इनकम्स आती है? ऐसी इनकम जो अर्न और एक्रू इंडिया में हुई है, उसके अलावा कोई भी इनकम नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होती है। राइट? तो सबसे पहली इनकम हमको इसमें कौन सी दे रखी है? डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। इसमें क्लियरली समझ आ रहा है कि ये अर्न और एक्रू इंडिया में ही हो रही है, इंडियन कंपनी से ही हो रही है। किससे मिल रहा है डिविडेंड आपको? इंडियन कंपनी से मिल रहा है। तो ऑब्वियसली प्रिया के लिए टैक्सेबल होगी। क्या ये एक ROR और RNOR के लिए टैक्सेबल होगी? बिल्कुल होगी। इंडिया की अर्न हुई हुई इनकम तीनों केसेस के लिए, तीनों रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन USA ₹12 लाख। कहाँ रिसीव और अर्न हो रही है सैलरी? USA में। तो USA की रिसीव हुई हुई इनकम क्या नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी? नहीं होगी। फिर है आपका रेंट फ्रॉम हाउस इन दिल्ली ₹4 लाख। दिल्ली में घर है, दिल्ली हिंदुस्तान में है, इंडिया में है, और इंडिया में ही आपको इनकम अर्न हो रही है। तो क्या ये एक नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि नॉन रेजिडेंट के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? जो इनकम इंडियन इनकम होती है। तो हाँ, ये नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। क्या ये वाली इनकम ROR और RNOR के लिए टैक्सेबल होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि सारी इंडियन इनकम ROR, RNOR और नॉन रेजिडेंट तीनों के लिए टैक्सेबल होती है। ओके, आई होप आपको इंसिडेंस ऑफ टैक्स अब अच्छे से समझ आ गया होगा। इस टॉपिक में आप कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए मेरी तरफ से। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस उठ के या तो ऐसे सिनेरियोज के थ्रू आ जाते हैं या फिर डायरेक्ट भी आ जाते हैं। तो आई होप ये टॉपिक अब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आई विल गिव यू वन एडवाइस, जब आप MCQ सॉल्व करो तो MCQ पे सीधा जंप करने से पहले, लाइक इंसिडेंस पे जंप करने से पहले, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लेना, अगर डायरेक्टली मेंशन ना हो कि वो कौन सा रेजिडेंट है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लेना कि उस इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, फिर जंप करना इंसिडेंस ऑफ टैक्स पे। तो ये चीजें याद रखना है MCQ सॉल्व करते हुए, क्योंकि अगर तुम पहले रेजिडेंट नहीं डिटरमाइन करोगे तो देयर आर वेरी वेरी मच चांसेस कि तुम इस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर दोगे। तो सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है, उसके बाद इंसिडेंस ऑफ टैक्स पे जंप करना है। आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल टू यू। नाउ लेट्स मूव टू प्रीवियस ईयर के एक्सेप्शंस। आपको याद होगा मैंने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कुछ केसेस होते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर की अर्न की हुई इनकम प्रीवियस ईयर में ही एसेस और टैक्स कर दी जाती है।
कुछ केसेस होते हैं ऐसे। वैसे जनरल रूल क्या होता है, आपको याद है ना जनरल रूल क्या होता है? जनरल रूल ये होता है कि प्रीवियस ईयर में तो इनकम अर्न करी जाती है और वो असेस और टैक्स की जाती है असेसमेंट ईयर में। बट ये कुछ पर्टिकुलर एक्सेप्शंस हैं जिसमें प्रीवियस ईयर की अर्न की हुई इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स कर दी जाती है। तो कौन से केसेस होते हैं वो? तो ये केसेस आपको याद रखने हैं और ये सेक्शंस भी याद रखने हैं। इन सेक्शंस से क्वेश्चन उठ के आते हैं। शायद मैंने अभी जो पीवाईक्यूज डाले हैं इस वाले पर्टिकुलर पीपीटी में, शायद उसमें भी इससे रिलेटेड एक पीवाईक्यू है। तो ये सेक्शंस याद रखना बहुत जरूरी है। किस चीज का सेक्शन है ये और ये एक्सेप्शंस क्यों हैं समझते हैं। चलो, सबसे पहला होता है सेक्शन 172, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट्स। क्या करते हैं असेसिंग ऑफिसर? हर शिपमेंट पे वहीं के वहीं अर्न हुआ हुआ इनकम पे टैक्स असेस कर देते हैं और लिवाई कर देते हैं। ठीक है, ये होता है सेक्शन 172। सेक्शन 174 होता है पर्सन लाइकली टू लीव इंडिया परमानेंटली। अगर कोई इंसान इंडिया छोड़ के जाने वाला होता है तो असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, उसकी डेट ऑफ डिपार्चर तक का उसके प्रीवियस ईयर में पूरा का पूरा इनकम कैलकुलेट करके असेस करके टैक्स कर देता है। ठीक है, सेक्शन 174A में होता है एओपी, बीओआई या एजेपी जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। तो जो जिस पर्पस से कॉन्ट्रैक्ट बना था इन लोगों का वो पर्पस पूरा हो गया है। तो जिस प्रीवियस ईयर में इन्होंने पैसा कमाया वहीं के वहीं असेसिंग ऑफिसर उसको असेस करके टैक्स कर देता है, क्योंकि ये लोग वापस तो मिलेंगे नहीं स्पेशली टैक्स पे करने के लिए, तो वहीं के वहीं असेस करके टैक्स कर देता है आपका असेसिंग ऑफिसर। नेक्स्ट इज सेक्शन 175, पर्सन ट्राइंग टू एलियनेट प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अगर कोई पर्सन टैक्स इवेजन के पर्पस से कोई प्रॉपर्टी को बेच रहा है तो असेसिंग ऑफिसर के पास राइट होता है कि वो उससे कमाई हुई इनकम, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से कमाई हुई इनकम को तभी के तभी असेस करके टैक्स कर दे। ठीक है, ताकि वो टैक्स इवेजन ना कर पाए। नेक्स्ट है सेक्शन 176, डिसकंटिन्यूड बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। डिसकंटिन्यूड बिजनेस ऑफ प्रोफेशन के केस में होता है कि जिस डेट पे डिसकंटिन्यू हो रहा है तब तक के प्रीवियस ईयर पे जितनी भी इनकम अर्न हुई है उसको असेसिंग ऑफिसर असेस करके टैक्स कर सकता है। तो हमको याद हो गए हैं ये केसेस हैं। 172 में एनआरआई का शिपमेंट, ठीक है, 74 में पर्सन लाइकली टू लीव इंडिया परमानेंटली, 174A में एओपी, बीओआई या एजेपी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना, 175 में कोई इंसान टैक्स इवेजन के पर्पस से कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। ठीक है, सेक्शन 176 में किसी बिजनेस या प्रोफेशन का डिसकंटिन्यू होना। ये हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं प्रीवियस ईयर के एक्सेप्शन से रिलेटेड। ठीक, एमसीक्यू में आ जाते हैं, याद रखना। तो अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज कंसेप्ट ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम एंड सेक्शन 10 का ओवरव्यू। अब इस टॉपिक में घुसने से पहले सबसे पहले एक बेसिक चीज याद कर लेते हैं, बेसिक चीज समझ लेते हैं कि एग्जेम्प्ट इनकम और नॉन टैक्सेबल इनकम दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। बहुत लोग एग्जेम्प्ट इनकम को और नॉन टैक्सेबल इनकम को एक समझ लेते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। इन दोनों में क्लियर डिफरेंस होता है। एग्जेम्प्ट इनकम आपकी डिफाइंड है अंडर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या होती है एग्जेम्प्ट इनकम? एग्जेम्प्ट इनकम वो इनकम होती है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में इनकम की डेफिनेशन दे रखी है उसके अंडर ये इनकम एग्जिस्ट करती है। बट कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको सेटिस्फाई करने पर एक इनकम एग्जेम्प्ट इनकम बन जाती है। ओके, वो कंडीशंस हम पढ़ेंगे क्या क्या होती हैं। तो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो एक इनकम एग्जेम्प्ट इनकम बन जाती है और फिर उसको एग्जम्पशन मिलती है। पार्लियामेंट ने इस इनकम को स्पेसिफिकली टैक्स से बाहर रखा है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, कुछ कुछ केसेस में ये टैक्स रेट कैलकुलेट करने में भी हेल्प होती है। टैक्स रेट कैलकुलेट करने में हम इसको यूज करते हैं, इसको मेंशन करते हैं। उस पर्टिकुलर मेथड को हम पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड बोलते हैं। हम पढ़ेंगे उसको आज इसी वीडियो में, समझेंगे पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है। तो एग्जेम्प्ट इनकम होती है। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती हैं जो सेटिस्फाई हो गई, उसके बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि एक इनकम एग्जाम्प्ट होगी या नहीं होगी। तो ये तो होती है एग्जाम्प्ट इनकम। अब नॉन टैक्सेबल इनकम कौन सी होती है? नॉन टैक्सेबल इनकम वो होती है जो इनकम टैक्स एक्ट के जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आती है। ना कोई इनकम ना कोई टैक्स, सिंपल सी बात है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है ये इनकम टैक्स एक्ट में। ओके, एग्जाम्पशन की तरह नहीं है कि कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा वो इनकम। नहीं, ये इनकम ही नहीं है। ये इनकम डेफिनेशन में जो हमने एक्ट में इनकम की डेफिनेशन पढ़ी, ये उसी में एग्जिस्ट नहीं करती है। एज सिंपल एज दैट। ये क्लियर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में।
एग्जेम्प्ट इनकम होती है, बट कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने पर डिसाइड होता है कि वो एग्जेम्प्ट होगी या नहीं होगी। वेयर एज नॉन टैक्सेबल इनकम इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार आपकी इनकम होती ही नहीं है। एज सिंपल एज दैट। ये क्लियर डिस्टिंक्शन है इन दोनों के बीच का। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड की सेक्शंस अंडर सेक्शन 10। आज मैं इन पर्टिकुलर सेक्शंस के बीच में आपको सिर्फ सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंडर एग्रीकल्चरल इनकम पढ़ाऊंगी। बाकी सारे सेक्शंस मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट वीडियो पूरी इन बाकी सेक्शंस के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। ओके, तो पर फिर भी हम इनको समझ लेते हैं कौन सा सेक्शन 10 का सब सेक्शन में कौन कौन से एग्जाम्पशंस आते हैं। याद करना इनको बहुत जरूरी है क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस उठ के आते हैं? ऑप्शंस में आपको सेक्शन नंबर दे देंगे और क्वेश्चन पूछ लेंगे कि एचआरए का सेक्शन कौन सा होता है, एचआरए एग्जाम्पशन का सेक्शन कौन सा होता है, प्रोविडेंट फंड एग्जाम्पशन का सेक्शन कौन सा होता है। एनटीए को ऐसे माइंड ट्विस्टर्स क्वेश्चन देने में बड़ा मजा आता है। तो यूजीसी नेट के पीओवी से इन सेक्शंस को याद करना इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? ग्रेटुइटी का सेक्शन होता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 10। लीव एनकैशमेंट का सेक्शन होता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 10AA। सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 ही होता है आपका वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का। सेक्शन 10 सब सेक्शन 11 एंड 12 होता है आपका प्रोविडेंट फंड का। सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A होता है आपका हाउस रेंट अलाउंस का। सेक्शन 10 सब सेक्शन 16 होता है आपका स्कॉलरशिप्स का। और सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 होता है आपका LTA यानी लीव ट्रैवल अलाउंस। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा कौन सा सेक्शन सब सेक्शन कौन से एग्जाम्पशन का होता है। ठीक है, याद रखना है ये एग्जाम के पीओवी से। अब हम समझेंगे डिटेल में सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंडर एग्रीकल्चरल इनकम। तो अब समझते हैं एग्रीकल्चरल इनकम को। एग्रीकल्चरल इनकम आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंडर द एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 पूरी तरीके से एग्जम्प्ट है। मतलब कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर किसी इंसान की सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम है तो उसका मतलब उसकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं होता है। तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्या कहता है इनकम टैक्स एक्ट का कि एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स पूरी तरीके से एग्जम्प्ट है। और इसका रीजन क्या है? रीजन हमने पढ़ा था स्केड्यूल 7 में। आपको याद होगा जब मैंने स्केड्यूल 7 में आपको पढ़ाई थी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, हमने उसमें पढ़ा था कि जो इनकम टैक्स होता है वो वैसे आता है यूनियन लिस्ट के अंडर एक्सक्लूडिंग दी एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम पे कंट्रोल होता है आपका स्टेट का, इसलिए यूनियन लिस्ट के अंडर इनकम टैक्स में एग्रीकल्चरल इनकम पूरी तरीके से एग्जम्प्ट है। यही रीजन है कि ये एग्जम्प्ट क्यों होती है। किसमें, कौन से सेक्शन में लिखी है ये बात? सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में। ठीक है, अब एक बात याद रखना, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A एग्रीकल्चरल इनकम को डिफाइन करता है, वेयर एज सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्या बताता है कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है टैक्स से। दोनों सेक्शंस में अलग अलग चीजें बोली गई हैं। सेक्शन 2(1)A बोलता है एग्रीकल्चरल इनकम होती क्या है आखिर। ठीक है, वो अभी हम देखते हैं कि क्या होती है। और सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है। ओके, दिस इज द क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू सेक्शंस। अब देखते हैं कि हमारा सेक्शन 2(1)A एग्रीकल्चरल इनकम को कैसे डिफाइन करता है। इसने बोला है कि एग्रीकल्चरल इनकम के 3 टाइप्स होते हैं अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। क्या क्या है वो टाइप्स? सबसे पहला कह रहा है रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम लैंड इन इंडिया यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। अगर कोई लैंड, कोई जमीन इंडिया में है, उसको एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, मतलब खेती के पर्पस से अगर किसी ने रेंट पे चढ़ाया है, अपनी लैंड को रेंट पे चढ़ाया है, तो उस पर जो रेवेन्यू मिल रहा है, उस पर जो रेंट मिल रहा है एग्रीकल्चरल पर्पसेस से। माइंडेड, एग्रीकल्चरल पर्पसेस। ओके, दिस इज द कीवर्ड। इंडिया का लैंड और एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए रेंट पे चढ़ाया होना चाहिए, तो उससे जो रेंट और रेवेन्यू मिल रहा है वो आता है एग्रीकल्चरल इनकम में। दूसरा है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस ऑन सच लैंड, टिलिंग, सोइंग, कल्टिवेशन, हार्वेस्टिंग। माने अब आप उसको रेंट पे देने की जगह उस पर खुद खेती कर रहे हो, जोत रहे हो, बीज उगा रहे हो। ठीक है, ऐसे एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस कर रहे हो, ये पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस कर रहे हो, जैसे कि टिलिंग, सोइंग, कल्टिवेशन और हार्वेस्टिंग, ऐसे एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस कर रहे हो, तो उससे जो इनकम जनरेट होगी वो आती है एग्रीकल्चरल इनकम में। तीसरा है आपका पॉइंट इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस ऑन और नियर एग्रीकल्चरल लैंड। अब इसी पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल लैंड पे, माइंडेड जो इंडिया में है, उस पर आप कोई ऐसी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो
जो आपकी एग्रीकल्चर के काम के लिए ही काम में आ रही है, जैसे जो आपको सामान उगाना है उस सामान को स्टोर करने के लिए आप उसको यूज कर रहे हो, या फार्म हाउस जो आपके एग्रीकल्चर पर्पसेस में ही काम आता है, स्टोरेज, ठीक है, ऐसा कोई बिल्डिंग जो स्टोरेज के लिए यूज हो रहा है, जो आप सामान उगा रहे हो, जो सामान उग रहा है कट के आप उसमें स्टोर कर रहे हो, ऐसे एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए जो बिल्डिंग बनती है उससे जो इनकम जनरेट होता है वो भी एग्रीकल्चरल इनकम में काउंट होता है। तो ये 3 पर्टिकुलर आपकी जो टाइप्स हैं ये एग्रीकल्चरल इनकम में काउंट होते हैं। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A में। ओके, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्या कह रहा था? एग्जाम्पशन, इसने डिफाइन किया है, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू माइंड इज कि लैंड जो है वो इंडिया की ही होनी चाहिए, कहीं और की नहीं होनी चाहिए, और आपने किराए पे भी चढ़ाया है तो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए चढ़ाया होना चाहिए। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो ये सब आपके एग्रीकल्चरल इनकम हो गए। अब हम समझते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड को, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही मेंशन किया था कि पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड अभी हम पढ़ेंगे। क्या होता है पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड में, कि कुछ इनकम्स जो एग्जेम्प्ट होती हैं हम उनको टैक्स कैलकुलेशन में मेंशन करते हैं। जो इनकम्स आपकी एग्जेम्प्ट होती हैं उनको हम कभी कभी टैक्स कैलकुलेशन में यूज करते हैं, और इसी चीज को, इसी प्रोसेस को हम पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड बोलते हैं। अब पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड को यूज करने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए, 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहले जो आपका एसएससी होता है वो आपका इंडिविजुअल, HUF, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या एजेपी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपकी जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा, जो आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब आप पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड यूज कर सकते हो अपने टैक्स कैलकुलेशन में। क्या क्या थी कंडीशन, दोबारा बोलती हूं मैं। पहला, आपका एसएससी, इंडिविजुअल, एओपी, एजेपी, बीओआई या HUF होना चाहिए। दूसरा, आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए। और तीसरा, आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। आई होप आपको कंडीशन समझ आ गई होंगी, और यही कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो गई तो आप पार्शियल इंटीग्रेशन के थ्रू अपनी टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हो। कैसे करते हैं आप पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड में टैक्स की कैलकुलेशन, आइए समझते हैं। ये 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं आपकी पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड में टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम और एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड करेंगे और फिर उनके ऊपर आप टैक्स अप्लाई करेंगे। माइंडेड कि आपको टैक्स कैसे कंप्यूट करना है। टैक्स आपको यूजुअली ओल्ड टैक्स रेजिम को फॉलो करते हुए कैलकुलेट करना होता है। यूजीसी नेट में ओल्ड टैक्स रेजिम फॉलो होती है, अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मेंशन कि आपको न्यू टैक्स रेजिम फॉलो करनी है, तब तक आप ओल्ड टैक्स रेजिम के थ्रू आप क्या करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले टैक्स किस पे कैलकुलेट करेंगे, कंबाइंड एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पे। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में आप टैक्स कंप्यूट करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के कंबाइन करके। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का अमाउंट को ऐड करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम पे, फिर उस पे निकालेंगे आप टैक्स अपना, कौन से रेजिम को फॉलो करके, ओल्ड टैक्स रेजिम को फॉलो करके। फिर तीसरे स्टेप में आप निकालेंगे एक्चुअल टैक्स पेएबल। कैसे निकलेगा ये एक्चुअल टैक्स पेएबल, हम स्टेप 1 में जो हमने टैक्स कंप्यूट किया है उसमें से स्टेप 2 में जो टैक्स कंप्यूट किया है उसको माइनस कर देते हैं, तो आपका लास्ट में एक्चुअल टैक्स पेएबल निकल जाता है। आई होप आपको पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू हम टैक्स रेट कैसे निकालते हैं समझ आ गया होगा। ओके, इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को किसी एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो मुझे बता देना, मैं शॉर्ट में एक वीडियो बनाकर डाल दूंगी उसके एक्सप्लेनेशन का। सो दिस वाज पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू PYQs। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एन इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड रेजिडेंट इन इंडिया under the Income Tax Act 1961 if he is present in India for at least how many days in the previous year। कितने दिन के लिए रहा होगा वो प्रीवियस ईयर में जिससे वो आपका रेजिडेंट कंसिडर हो जाए। सोचो, पॉज करो और आंसर करो। तो 182 डेज है सही आंसर। आई होप आप लोगों ने सबने कमेंट कर दिया होगा सही आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपकी सबसे पहली बेसिक कंडीशन, द प्राइमरी कंडीशन डिस्कस की गई है कि अगर 182 डेज रहा है एक इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में इंडिया में तो वो आपका रेजिडेंट है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इज क्लासिफाइड एज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इफ ही सैटिस्फाइज, ऑप्शंस हैं आपके, एंड पॉज करके आंसर कमेंट कीजिए। यस, द राइट आंसर इज बोथ बेसिक कंडीशंस प्लस बोथ एडिशनल कंडीशन।
आरओआर होने के लिए आपको दोनों बेसिक कंडीशंस और दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। आरएनओआर के केस में क्या होता है, आरएनओआर में बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। और नॉन रेजिडेंट के लिए तो सिंपल सा बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम अक्रूइंग आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल फॉर विच कैटेगरी ऑफ एसएससी। कमेंट में आंसर कीजिए। तो सही आंसर है आरओआर ओनली। ऐसी इनकम जो इंडिया के बाहर अक्रू हो रही है और उसका कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया से ही है, तो ऐसी इनकम किसके लिए टैक्सेबल होती है? बेसिकली फॉरेन इनकम है ये किसके लिए टैक्सेबल होती है? सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए, ठीक है, ये मैंने समझाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, A foreign company is considered resident in India under the Income Tax Act 1961 if its place of effective management is in India. Place of effective management याद है? Place of effective management एक ऐसी जगह जहां पे की मैनेजमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है तो एक फॉरेन कंपनी रेजिडेंट होगी इंडिया की, ओके। तो ये क्वेश्चंस तो आपके रेजिडेंशियल स्टेटस और इंसिडेंस ऑफ टैक्स से रिलेटेड थे। अब दो क्वेश्चंस एग्रीकल्चरल इनकम और पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड के भी देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चरल इनकम का पहला क्वेश्चन है आपका, मिस्टर रमेश हैज एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ ₹80,000 एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ ₹3,50,000 इन प्रीवियस ईयर 2023 to 2024. His agricultural income will be, तो इसका सही आंसर होगा exempt but used in partial integration method to determine the tax rate. क्यों होगा ये वाला ऑप्शन? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उसकी एग्रीकल्चरल इनकम कितनी थी, 80,000 थी। 80,000 का मतलब क्या है? 80,000 आपकी 5,000 से ज्यादा है। मतलब हमें सबसे पहली कंडीशन क्या देखनी थी कि अगर एक इंसान की एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है आपकी पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड में कैलकुलेट होने के लिए, कर रही है। दूसरी क्या थी, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, तो यहाँ ये साफ साफ बीईएल को एक्सीड कर रही है, तो सीधा सीधा एग्जेम्प्ट है और आपकी इसमें पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई होगी, as simple as that. Okay, so this is what this question was. Let's do another question from agricultural income. Mr. Suresh, a non-resident Indian, earns ₹1,20,000 from his agricultural land situated in Punjab. तो क्या होगी इसकी इनकम? क्या क्वेश्चन है? सुरेश जो है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, 1,20,000 रुपए कमाते हैं एक एग्रीकल्चरल लैंड से, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? Exempt under section 10 subsection 1 as it is agricultural income from Indian land. Indian land है, एग्रीकल्चरल इनकम है, तो सीधी सीधी बात है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ये एग्जेम्प्ट होगा। तो ये थे आपके एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपने साथ के साथ पॉज करके आंसर भी किया होगा। वीडियो खत्म करने से पहले हम देख लेते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने देखा कि रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। हो सकता है एक फॉरेन सिटीजन इंडिया का रेजिडेंट हो एक पर्टिकुलर ईयर में, और हो सकता है कि इंडियन सिटीजन उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आपका इंडिया का रेजिडेंट ना हो। सबसे पहले हमने ये जाना। फिर हमने जाना कि हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एक इंडिविजुअल रेजिडेंट है या नहीं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक कंडीशंस। और फिर हमने जाना कि हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि वो एक आरओआर है या आरएनओआर है ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल कंडीशंस। फिर हमने यही सेम चीजें देखी एक कंपनी के लिए, एक एचयूएफ के लिए और एक फर्म के लिए। कंपनी में हमने जाना प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के बारे में। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट में हमने ये सीखा कि अगर एक फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो फॉरेन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट है उस प्रीवियस ईयर में, और अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है तो फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट है। उसके बाद हमने इंसिडेंस ऑफ टैक्स की टेबल पढ़ी थी। इंसिडेंस ऑफ टैक्स की टेबल में हमने ये देखा कि कौन से तरह के रेजिडेंट के लिए कौन सी तरह की इनकम आपकी टैक्सेबल होती है और कौन सी तरह की इनकम आपकी नॉन टैक्सेबल होती है। उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर के एक्सेप्शंस पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा एग्जेम्प्ट इनकम और नॉन टैक्सेबल इनकम का डिफरेंस, सेक्शन 10 के अंदर कौन कौन से एग्जम्पशंस होते हैं, और उन्हीं एग्जम्पशंस में से एक एग्रीकल्चरल इनकम को हमने डिटेल में जाना, और लास्ट में हमने कुछ PYQs सॉल्व करे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ
तो कमेंट्स में बताना आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट में ड्रॉप कर देना अपनी क्वेरी को। अगर मुझे जरूरत लगेगी तो मैं उस पर्टिकुलर क्वेरी की कोई शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगी। तब तक के लिए देखते रहिए कॉमर्स सक्सेस, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।